ओह वाह, थैंक्स। मैं आपको तुरंत अपनी फ़ोटो मेल करती हूँ। फ़ोन पर बातें करते करते पंखुड़ी अपने उत्साह को काबू में नहीं रख पा रही थी। फ़ोन मेज पर रख उसने स्वयं को संयत करने के लिए एक गहरी सांस ली और खुद को यकीन दिलाने लगी कि वो कोई सपना नहीं देख रही है। अपना नाम प्रिंट में देखने का उसका सपना आखिरकार सच हो ही गया। उसकी कहानी को बेस्ट सेलिंग एंथोलॉजी के लिए चुन लिया गया है। ये किताब वो शिखर को उसके जन्मदिन पर उपहार में देगी। सरप्राइज़ होगा यह उसके लिए। कोई 3 महीने पहले उसने फेसबुक के एक पेज पर पढ़ा था कि नए लेखक बेस्ट सेलिंग एंथोलॉजी सीरीज़ के लिए प्यार विषय पर कहानियाँ भेज सकते हैं। कहानियाँ सच्ची हों तो उन्हें वरीयता मिलेगी। यह पढ़कर पंखुड़ी ने फैसला किया कि वो ज़रूर अपनी कहानी भेजेगी। वैसे भी उसका जीवन प्यार की पींगें झूल रहा था। उनके खूबसूरत पल, लंबी दूरी का दर्द और साथ में खुशी, मीठी नोक-झोंक, हर गुजरते दिन के साथ उनका प्यार और मजबूत होता जा रहा था। एक दूसरे से 1000 मील दूर होने के कारण उन्हें लगा था कि अब यह रिश्ता चल नहीं पाएगा, लेकिन उनका बंधन और मजबूत हो गया। एक दूसरे को पाने की चाह और बढ़ गई। पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। प्यार एक अंतहीन सागर की तरह है। इसमें कई तरह के विषय शामिल हो सकते हैं, चाहे त्याग हो या किस्मत की मर्जी। खूबसूरत रोमांटिक पल, लालसा और जुनून, समय को पीछे छोड़ देने वाला प्यार, कुछ भी हो सकता है। वो मानती थी कि प्यार हर जोड़े के लिए सबसे खास, सबसे आश्चर्यजनक चीज़ होती है। वो अपनी और शिखर की प्रेम कहानी को उन हजारों पाठकों की नज़र में कैसे खास बना सकती है, जो उनकी तरह प्राइड एंड प्रेजुडिस, रोमियो एंड जूलियट लव स्टोरी आदि कहानियों में चिरस्थायी प्रेम के महाकाव्य पढ़कर बड़े हुए थे। लेकिन वो हमेशा मानती थी कि छोटी छोटी बातें भी प्यार को विशाल बना सकती हैं। वो अपनी कहानी के माध्यम से अनूठे प्यार का संदेश देना चाहती थी। वो अपनी और शिखर की पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगी। लगभग 2 साल पहले की बात है। वो तब एक नियति पर विश्वास नहीं करती थी। शिखर से मिलने के बाद वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो गई कि नियति आपको उससे मिलाती है जो आपका साथी बनता है। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक और बड़ी अजीब थी। जब आप उम्मीद नहीं कर रहे होते, तब प्यार आपके दरवाजे पर दस्तक दे देता है। उसे 2 साल पहले अपनी रूममेट कविता के जन्मदिन का दिन याद हो आया। पंखुड़ी उठो, हमें शो के लिए देर हो जाएगी। कविता ने चिल्लाते हुए उसे नींद से जगाया। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। कविता चेहरे पर मेकअप की परतें चढ़ाई जा रही थी। उसने अपनी 2 रूममेट पंखुड़ी और मीता को अपनी शनिवार की झपकी का त्याग करके फिल्म देखने के लिए मना लिया था। पंखुड़ी जाना नहीं चाहती थी, खासकर इसलिए कि और भी कोई आ रहा था जिसे वो जानती तक नहीं थी। तुम अपने उस क्रश के साथ अकेले क्यों नहीं फिल्म देखने चली जाती? हमें क्यों घसीट रही हो? पंखुड़ी ने ऑटो के बैठते हुए उबासी लेते हुए कहा। मीता तो कुछ नहीं कह रही, तू भी चुपचाप बैठी रह। अच्छा, प्रॉमिस, फिल्म के बाद तुम दोनों को ट्रीट दूंगी, कविता ने कहा, पर उसका ध्यान जैसे कहीं और था। हॉल के बाहर रोहित, जिस पर कविता का क्रश था, खड़ा था। उसके साथ ही उसका एक दोस्त भी था। उसे देखकर साफ लग रहा था जैसे उसे भी जबरदस्ती लाया गया है। एक दूसरे से हाय हेलो की औपचारिकता निभा वे हॉल के अंदर चले गए। फिल्म की कहानी कोई खास नहीं थी। वही आम घिसी पिटी, रोना, बिछड़ना, फिर मिलना। पंखुड़ी मन ही मन कविता को गालियां दे रही थी।
जबकि वो रोहित से चिपकी हाथों में हाथ डाले मज़े से फिल्म देख रही थी। उसकी बगल में बैठी मीता की निगाहें भी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। वो इसलिए खुश थी क्योंकि फिल्म में उसका फेवरेट हीरो था। पंखुड़ी बार बार अपने मोबाइल को देख रही थी। रोहित का दोस्त 2 सीट दूर बैठा था। उसने पंखुड़ी को देखा, पंखुड़ी ने उसे देखा, बस इतना ही। पर न जाने कौन से भाव एक दूसरे से टकराए। प्यार के भी अजीबोगरीब तरीके होते हैं पंखुड़ी। शिखर ने बहुत समय बाद कहा था, अगर फिल्म इतनी बेतुकी उबाऊ न होती तो हम फिल्म देखने में तल्लीन हो गए होते। तब हमारी नज़रें यूं ना मिली होती और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला ना शुरू हुआ होता। पंखुड़ी बेसब्री से इंटरवल होने का इंतज़ार कर रही थी। अब तक भूख भी लगने लगी थी। शिखर यानी रोहित का दोस्त बीच में ही उठकर बाहर चला गया। शायद कोई फ़ोन आया था। पंखुड़ी मुस्कुराई। सही निर्णय लिया था उसने सोचा कि थोड़ी देर वो भी बाहर चली जाए। तभी वो उसकी बगल वाली खाली सीट पर आकर बैठ गया। मुझे भी बहुत बोरियत हो रही है, आप कहें तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। पंखुड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसकी सहमति मान ली। फिर दोनों हॉल से बाहर निकल आए। फिल्म के अत्यधिक नाटकीय संवादों व दृश्यों पर बात करते हुए हंसते रहे। फिर वे सड़क के पार बने सनशाइन कैफ़े में जाकर बैठ गए। उसने रोहित को मैसेज कर दिया कि वे फिल्म खत्म होने के बाद वहीं आ जाए। कोल्ड कॉफ़ी के साथ अपने पसंदीदा चॉकलेट मफ़िन खाते हुए पंखुड़ी को महसूस हुआ कि शिखर को भी इस तरह की बेतुकी फिल्में पसंद नहीं हैं। फिर वे न जाने कौन कौन से विषयों पर इस तरह बातें करने लगे मानो पुराने दोस्तों, और ये उनकी पहली मुलाकात ना हो। बाकी समय जल्दी गुजर गया। जब वे तीनों लौटे तब तक इनके बीच भी एक दोस्ती कायम हो चुकी थी। पंखुड़ी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और अपने अंदर वो एक अलग ही तरह की ऊष्मा महसूस कर रही थी। फ़ोन पर महीनों देर तक की जाने वाली चैट, बार बार एक दूसरे को और कविता, मीता, रोहित के सामने यह दोहराने की बात कि हम सिर्फ दोस्त हैं, कॉफ़ी पर होने वाली मुलाकातें और मूवी डेट जो शानदार फिल्में हुआ करती थी। पंखुड़ी और शिखर को एहसास हुआ कि वे सोलमेट हैं। उसके बाद शिखर के असाइनमेंट के लिए सिंगापुर जाने के बाद यह महसूस होने पर कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कायम रखना कितना मुश्किल होता है, फिर भी उसे बचाए रखने के बाद उनका साथ न टूटना बल्कि प्यार के और प्रगाढ़ हो जाने ने पंखुड़ी को यकीन दिला दिया कि वही उनकी नियति है। उनकी प्रेम कहानी भी किसी रोमियो जूलियट के प्रेम से कम नहीं है। फ़र्क इतना है कि वे अब भी साथ हैं, उनकी राह बिछड़ी नहीं है। संयोग से रोहित और कविता ने 3 मुलाकातों के बाद ही तय कर लिया कि वे एक दूसरे के टाइप नहीं हैं। शायद शिखर और उसे मिलाने के लिए ही वे उस दिन मिले थे और कविता के लिए वो क्रश से कम न था। पंखुड़ी ने तब अपनी पहली मुलाकात की प्रेम कहानी को लिखा और उसे नाम दिया लव बाय चांस। मेल पर उसने अपनी फ़ोटो भेज दी। शिखर 2 महीने बाद लौटने वाला था। उसे किताब और अपने प्यार दोनों का इंतज़ार था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंची है। आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके समक्ष
तब तक के लिए मुझे आपसे कहना पड़ेगा, जय हिंद, वंदे मातरम।